जब भी हम ऐसे मुआहदे करते हैं उसमें दो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम मुआहदा करें तो हम उस शोबे से मुतल्लिक एक्सपर्ट्स की टीम के ज़रिए पहले उस मुआहदे को देखें कि ये मुआहदे के टेक्निकल आस्पेक्ट्स क्या हैं, फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स क्या हैं, लीगल आस्पेक्ट्स क्या हैं। अब हुआ ये कि रेकोडेक में जो है बीडीए ने जाकर वन इंडिविजुअल ने ये एक दस्तखत कर दी है, जिसकी वजह से आज जो भी हो रहा है वो प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस था। प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस में आपको शेयर नहीं देना होता है, आपने उसमें ये भी एग्री कर दिया कि 25% हम शेयर देंगे। 3 साल का मुआहदा था, वो चलता रहा जब तक इसको जो है कोर्ट ने नलीफाई नहीं किया। उसका जो है इसी तरह सेंधक में जो है हमने कभी ये नहीं पूछा फेडरल गवर्नमेंट से कि जी आपने ये कंपनी से कैसे किया, आपने ये 2% कैसे रखा, क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं या माइनिंग प्रिंसिपल्स हैं। देखें हमें अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, देखें हम कहते हैं सिर्फ रॉयल्टी मिलती है गैस से और ऑयल से। गैस से 3 किस्म की आमदनी जो है सूबे को मिलती है, इसको हम टेक्निकली कहते हैं स्ट्रेट ट्रांसफ़र्स। हमारे बिहाफ पे फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कलेक्शन चार्जेस काटने के बाद वो सूबों को मुंतकिल कर दी जाती है। हमारा पैसा है, फेडरल गवर्नमेंट एज ए एजेंट काम करती है। फेडरल गवर्नमेंट पर ये इस्टेब्लिश किया कि हमने 12.5 के बजाय जो है आप 8% दे रहे हैं, जिससे हमें एरियर तकरीबन 3 अरब का बना। जो बदकिस्मती से उस ज़माने में शौकत अज़ीज़ साहब आए थे, जब हमने इतनी बड़ी फ़ाइल बना ली मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम से, और इससे यहाँ आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम बलूचिस्तान को 3 अरब की इजाफी ग्रांट दे रहे हैं। पैसा हमारा, हमने इस्टेब्लिश किया, और वज़ीर आज़म के लेवल पर एक शख्स आकर ये कहता है कि हमने बलूचिस्तान को 3 अरब रुपए की एडिशनल ग्रांट दी। तो ये भी बड़े अफसोस की बात है कि सियासी तौर पर हमें इतनी इखलाकियात नहीं है कि अगर हम सूबे का पैसा है, होना तो ये चाहिए था कि 3 अरब का जब से आपने कम दिया है उस वक़्त से इंटरेस्ट के साथ हमें वापस देते। एक दफ़ा क्या हुआ कि जब मैं अपने गैस के बारे में आमदन की तफसीलात हासिल कर रहा था, 15 साल के जब मैंने डेटा को देखा तो 1 साल ज़ीरो आमदनी थी। मैंने कहा ये तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बलूचिस्तान में जो है सुई बंद हो चुका हो या सुई से गैस नहीं निकल रही है। अगर 1 साल आप किसी वजह से नहीं दिया तो अगले साल आपको दुगना देना चाहिए था। ये 1 साल के 3 अरब कहाँ गायब हो गए। हम जो है 85 मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं ये साबित करूँगा कि हमने जो है उस पर मैं एक उसका रिसर्च का एक हिस्सा आपके साथ शेयर करूँगा कि अब तक जो उससे आमदनी हुई है और जो हमें मिली है वो 7 ट्रिलियन रुपीज़ मिली है, और जो वफाक को उससे फ़ायदा हुआ है वो 71 ट्रिलियन हुआ है। अब ये हम रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा जो मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा एक ज़ख़ीरा था, उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आपने इस्तेमाल किया, अब वो ख़त्म होने पर है। अगर आप वो मुझे दे भी देंगे तो ये जो मेरा लॉस है, क्योंकि ये गैस को मैं दोबारा तो इतने वो नहीं करूँगा, अब मुझे इसमें से टोटल 7 ट्रिलियन मिला है, वो भी एरियर की वजह से। वरना जो है आपके ये एरियर आपका जो है तकरीबन 120 बिलियन बनता था। तो सोचें कि उसमें से निकाल दें तो आपको तकरीबन 5 ट्रिलियन टोटल मिला है, उस तरफ 70 ट्रिलियन का जो है वो हुआ है। इसी तरह जो है अगर आप सारा देखें, बलूचिस्तान को न तो एनर्जी मिली है किसी इंडस्ट्री के लिए, ना मिली है कंज्यूमर के लिए। आज भी बलूचिस्तान जो है टोटल प्रोडक्शन का 9.6% इस्तेमाल कर रहा है। 85 तक बलूचिस्तान ने अपनी गैस को अपने चूल्हों में, अपनी फैक्ट्रियों में देखा भी नहीं था।
पहला कंपनी जो माहिदा हुआ था वो BHP के साथ था। उस माहिदे में हमने ये कहा था कि इसके सक्सेसर एंड असाइन को भी यही राइट्स एंड प्रिविलेजेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। उन्होंने एक कंपनी रेस की बाय द नेम ऑफ मिनकॉर। मिनकॉर के बाद जो है थर्ड कंपनी आई टेथियान कंपनी। टेथियान कंपनी ने फिर फर्दर जो है अपने ये शेयर बेचते गए। टेथियान कंपनी ने जब ये बता दिया कि यहाँ इतने ज़खायर है, तो टेथियान कंपनी की जो है शेयर की वैल्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई। उन्होंने अपना शेयर बेच दिया 75% टू द कंसोर्शियम एंटोफागोस्टा एंड बैरक ऑफ गोल्ड कनाडा। प्रॉफिट और शेयरिंग जो होती है या आपका जो शेयर होता है वो होता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में। शेयर होल्डर एग्रीमेंट तब होता है जब माइनिंग एग्रीमेंट कर लिया जाए। हम तो पहले स्टेज पर अपने आप को जो है पाबंद कर चुके थे और हमने उनसे कहा था कि आप हमारे बिहाफ पर जो है 25%, चूँकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट से जो है आप 25% उठा लें और जब आप ये कंपनी को किसी भी वजह से आप फारिग करना चाहते हैं तो आपको वो तमाम कर्जा सूद समेत जो है वापस देना पड़ेगा, उसके बगैर आप उस कंपनी को फारिग नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आप इंटरनेशनल उसमें गए, जो आपके ख़िलाफ़ मुआहदा ये हुआ है, ये तो उसके अलावा है जो आप पे कर्ज़ है ये भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आप मुआहदे में एग्री कर चुके हैं कि हमारे बिहाफ पर आप ये कर्ज़ा उठा लें। ये देखें, दो बातें हैं। हमारे ब्रोक्रेसी जो है या सिविल सर्विस जो है, हमारे माइंस मिनरल डिपार्टमेंट जो है, पहले इनका काम है कि अपने तमाम भी रिस्पेक्टिव फील्ड की मुसलसल रिसर्च करके अपने जो सियासी रहनुमा हैं उनके सामने रखें कि ये पोजीशन है। उसके बाद सियासी रहनुमा इसको जो है सियासी लेवल पर फेडरल गवर्नमेंट के साथ या इंटरनेशनल जो भी उन्होंने फ़ैसला करना है, इसमें कोताही दोनों तरफ है कि सियासतदान जो है अपने डे टू डे अफेयर में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। जो बलूचिस्तान के लॉन्ग टर्म बेनिफिट की चीज़ें हैं, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। अगर ये हम जो है डेफिनेटली देखें, जब ये रेकोडिक का मुआहदा हुआ था उसके बाद कितनी गवर्नमेंट्स आ गई हैं, तो क्या ये किसी गवर्नमेंट ने इसको पूछा ये क्या मुआहदा है? ये कंपनी मुसलसल 3 साल का इसको एक एग्रीमेंट था, ये मुसलसल कैसे बढ़ता जा रहा है, कौन एक्सटेंशन दे रहा है? नहीं, देखें जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब अहमद बिलाल सूफ़ी को हायर किया जा रहा था तो मैंने जिस हद तक मैं जा सकता था सबसे मैंने कहा कि देखें, आप मदर एग्रीमेंट जो पहला एग्रीमेंट है, सॉवरेन एग्रीमेंट है, आप पाबंद हैं चंद चीज़ों के। इंटरनेशनल कोर्ट में जब जाएंगे तो आप फौरी तौर पर मुकदमा हार जाएंगे, तो आप वहाँ ना जाएं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। अहमद बिलाल सूफ़ी ने इतना टाइम ख़र्च करने के बाद जो हमारा ख़र्चा हुआ, उसके बाद आके वही बात की जो मैं मुफ्त करता रहा था कि इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें। अब भी आपके पास एक वाहिद विंडो ये है, अगर आप इसको चाहते हैं कि इससे इस्तेफ़ादा करें, आपके सूबे को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा हो, तो वाहिद रास्ता ये है। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का टोटल बजट है आज 400 बिलियन, ठीक है। अब 6 बिलियन का मतलब है तकरीबन 800 अरब रुपए। 800 अरब रुपए आप कैसे देंगे अपनी जान छुड़ाने के लिए? फेडरल गवर्नमेंट जो है आपको देने से रही, आपके पास भी नहीं है, तो आपके इंटरनेशनल लेवल पे आप फिर आइंदा किसी किस्म का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे। जब आप एक्सपर्ट्स की टीम बनाएंगे, आप उनके साथ दोबारा बैठेंगे, तो शेयर होल्डर्स का जो ये रेशो है 25-75, ये भी चेंज हो सकता है, रॉयल्टी भी चेंज हो सकती है। अब एक और बात है कि हमने सैंदक में जो फ़ैसला किया था, अब ये भी देखें, बड़ी गौर करने की बात है। सैंदक में कॉपर एंड गोल्ड तो नज़र आ रहा है कि कॉपर भी है, गोल्ड भी है, लेकिन होता क्या है, ब्रिस्टल्स बनाकर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब उसमें गोल्ड की कितनी क्वांटिटी हमें नहीं पता है,
हमें नहीं पता था गोल्ड कितना जा रहा है, हम उसे कॉपर मार्केट के रेट पर चार्ज कर रहे हैं। नवाब साहब की बात मैंने पहले ही आपको कहा था। नवाब साहब ने सही कहा कि मुझे नहीं पता है इसमें गोल्ड कितना है, मुझे नहीं पता है कि दूसरे में मेटल्स कितनी हैं। अगर मैं ये करूँगा तो मैं तो मुआहदा करूँगा कॉपर का, तो कॉपर ले जाएंगे, बाकी तो उनका जो है कॉपर से ज़्यादा वो दूसरे मेटल्स में कमाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं होगा। तो रिफाइनरी वगैरह, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोच उनकी बहुत अच्छी थी अगर वो उस तरह कर लेते, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि हम एग्रीमेंट में कहाँ फंस चुके हैं। देखें, मैं इस बात पे 100% एग्री करता हूँ कि अगर से फॉर एग्जांपल मैंने जो पहले मिसाल दी, अगर मैं एक ब्लॉक उठाकर मार्बल का बेच देता हूँ, मैं इंडिया गया, आगरा में मैंने पूछा, एक वो छोटे छोटे जो है ताजमहल के मॉडल्स पड़े हुए थे, एक जो है मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा ये कितने का है, कहा ये बहुत महंगा है। मैंने कहा क्यों, कहा ये बलूचिस्तान का ऑनिक्स है। तो आप सोचें कि हमारी चीज़ बाहर जाकर वैल्यू एडिशन से वो कहाँ तक पहुँच जाती है। इसी तरह अगर मैं ब्लॉक को वैल्यू एडिशन करके आर्टिफैक्ट्स में चेंज करता हूँ, यूजेबल चीज़ों में इस्तेमाल करता हूँ, तो 1 के 10 मुझे मिलते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ इसको रिफ़ाइन करता हूँ तो डेफिनेटली आपके सूबे को बहुत बड़ा या मुल्क को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये वो जो है वन रोड वन बेल्ट जो है, ये उसका एक वन ऑफ द आउट ऑफ 5 वन ऑफ द कॉरिडोर है। उसके तहत 5 आउटरीच थी। वो अमेरिका के ब्लॉक के अगेंस्ट अपना एक ब्लॉक जो है बनाना चाहते थे। ठीक है, एहसन इकबाल साहब के पास जब तक ये प्रोजेक्ट रहा, उन्होंने इसके बारे में किसी को कोई डिटेल कभी नहीं बताई। उसका नुकसान सबसे बड़ा बलूचिस्तान को हुआ कि हमें यही नहीं पता था, क्योंकि हर शख्स इस पे बात ज़रूर करता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं टू बलूचिस्तान। गवादर जब भी जाता हूँ तो वो कहते हैं कि कमाल की बात है खान साहब, आप कहते हैं या लोग कहते हैं कि ये गवादर जो है सीपेक के माथे का झूमर है। तो यहाँ ना रोड है, ना पानी है, ना जो है कोई और फैसिलिटी, तो ये झूमर अजीब सा झूमर है। तो अब असल बात यह है कि जब आप कहीं से कोई फ़ायदा उठाते हैं तो स्टेक होल्डर को बेनिफिट होना चाहिए, उसको भी ये ओनरशिप तभी आएगी जब उसको फ़ायदा होगा। जब भी इस मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट या प्रोग्राम दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, उसके चैलेंजेस भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, दोनों होती हैं। अब हमारे यहाँ पूरा मुल्क 2 हिस्सों में या 2 स्कूल ऑफ थॉट में जो है कन्वर्ट हो गया है। एक है जिसे मैं कहता हूँ साइनोफोबिक, कि जैसे ही चाइना आ गया हम कॉलोनी बन जाएंगे। ठीक है। एक है साइनोफिलिक, वो कहते हैं जैसे ही चाइना आ गया दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। रास्ता दरमियान का है। अब मसलन आप दुबई गए होंगे या सुना होगा, या मिडल ईस्ट के किसी भी जगह, वहाँ गैर मुल्की लोगों से ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपना रेगुलेटरी मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि गैर मुल्की हिल नहीं सकते हैं, वो वही करते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। अब अगर आपने मुआहिदा किया है, रेगुलेटरी मैकेनिज़्म आपके पास नहीं है, तो किसे बुरा लगता है कि आप पर काबू पा ले, किसे बुरा लगता है कि आपके वसाइल को जो है अपने इस्तेमाल में ना लाए। ये तो आपका काम है कि जब भी आप मुआहिदा करें, जब भी आप आगे बढ़ें, तो संभल के बढ़ें, देख के बढ़ें, और अपना जो है वो मुआहिदे के तमाम आस्पेक्ट्स को, टेक्निकल आस्पेक्ट्स को देखें। सिंपल सी बात यह है कि मैं कोई भी मुआहिदा करूं, कोई मुझ पे पिस्टल लेकर खड़ा नहीं होता है कि नहीं जी आप इस पर खामखा साइन करें। ठीक है, हम बाहमी रजामंदी से फ़ैसले कर रहे होते हैं। अब बाहमी रजामंदी से मैं उसकी एक मिसाल दूँ, मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक दुनिया में बहुत सारे ममालिक होंगे हैं
लेकिन दो मुल्कों के लोग बहुत ही इस मामले में शार्प हैं और दोनों हमारे हमसाए हैं। एक ईरान है, एक चाइना है। वो बहुत ही शार्प लोग हैं, वो हर चीज़ के एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने बिठाए होते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा शौक़ क्या होता है, मुझे चाइना का एक चक्कर मिल जाए, मैं वहाँ जाके घूमूँ फिरूँगा, जो दस्तखत है वो मैं कर लूँगा। और मैंने ऐसे बहुत सारी मुआहदे देखे हैं। मैं ऐसे भी मुआहदे आपको बता सकता हूँ जो हमने डोनर एजेंसीज़ के साथ किए हैं। उसमें उन्होंने हमारे बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें लिखी हैं और हम दस्तखत करके ले आए हैं। एक दफ़ा मैंने किसी को बताया कि जनाब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, और माशाल्लाह आपने दस्तखत भी किए हैं। क्या हमने सारी चीज़ों को पढ़ के फ़ैसले अगर करेंगे तो यकीन करें कि बलूचिस्तान के नुकसानात जो है वो ये नहीं होंगे जो इस वक्त हो रहे हैं। हमें अपने वसाइल और अपने ह्यूमन कैपिटल के बारे में स्ट्रेटेजिक विज़न होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। फ्रॉम वन इलेक्शन टू अनदर इलेक्शन पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी नहीं होगी तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। आज जो है जाम साहब एक विज़न के साथ आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला है, कोई कोलिशन गवर्नमेंट जो है कोई अपने तौर पर एक विज़न के साथ जब आएगी तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे कोलिशन पार्टनर का किसी चीज़ पे इत्तेफाक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, या पिछली गवर्नमेंट में 2.5 साल के बाद, अब मुझे बताइए दुनिया का कौन सा प्रोजेक्ट या प्लान है या जो है इस तरह का हुआ है जो 2.5 साल में आप वो कर सकते हैं। मालिक साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छा एक रिफॉर्म यूनिट बनाया। 2.5 साल के बाद वो जो है रिफॉर्म यूनिट जो है बंद हो गया। तो वो सारा जो काम किया गया उसका मकसद क्या था, फोत हो गया ना। देखें, एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि पिछले पीएसडीपी में देखा, इस पीएसडीपी में देखा कि 250 मिलियन का हमने कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसका विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन फैक्शनल पॉलिटिक्स, हम सूबे को जहन में रखकर इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं कि मैंने स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है किस तरह अपने मैन पावर को आगे ले जाना है। मैं डिस्ट्रिक्ट्स की, आप हैरान होंगे, मुझे बहुत अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है कि 3 तरह से गुर्बत नापी जाती है। एक होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक होता है हंगर इंडेक्स, एक होता है फूड इनसिक्योरिटी इंडेक्स। जो 10 लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान में है। और उसमें सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है जो 1954 से अल्टरनेट एनर्जी दे रहा है वो उसमें 9वें नंबर पर नीचे आता है, डेरा बुगटी। तो क्या हम एक डिस्ट्रिक्ट को उसका हक देकर आगे की तरफ बढ़ाने में कौन सा जो है हम ऐसा कोई कर देंगे कि दूसरे हमें तमाम, अगर जब हम वफाक से कहते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ रही है तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम जो है डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं, क्या वो सारे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिकल अंदाज में बढ़ रहे हैं। वफाक जो है जितना भी कर्ज़ ले रहा है, मैं और आप सारे उस कर्ज़ की अदायगी में बोझ को शेयर करते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान में जो है 335 बिलियन जो है पिछले साल के, उसमें से जो बलूचिस्तान को मिला है वो 5 बिलियन से कम मिला है, ठीक है, वो भी वहाँ चला गया। फिर आपके 190 कॉरपोरेशंस, अथॉरिटीज़, बॉडीज़, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, और जो आइन कहता है कि दीज आर टू बी मैनेज बाय द CCI,
कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मतलब यह है कि तमाम सूबों का मुश्तरका उसमें वो होगा। 190 में बलूचिस्तान में किसी एक का हेडक्वार्टर या उसकी प्रेजेंस नहीं है जो होनी चाहिए। उसमें 5 लाख अफराद काम करते हैं, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो एक भी यहाँ नहीं है। तो आप अगर जो तकसीम कर रहे हैं वो 11.2% ऑफ द जीडीपी का 9.09% मिल रहा है, ये 10% हो जाए 15% हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? होगा तो 11% का 15% ना, टोटल का 15% अगर आए तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा।